हेलो फ्रेंड, मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब फैमिली प्रीवियस एग्जाम पर। तो आज आपके लिए लेकर आए हुए हैं बिहार अमीन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा जो 2020 में फरवरी महीने में होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो एग्ज़ाम आगे एक्सटेंड हो गया है। तो आपके पास पर्याप्त समय है, तो उसी का टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। तो इस चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के साथ साथ में टेस्ट सीरीज करवाया जाता है। तो इस टेस्ट सीरीज को शुरू से लेकर अंत तक देखें, हम डिस्कस करेंगे पूरे 75 क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको इस एग्ज़ाम के लिए वहाँ पे मिलेगा 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 घंटा 15 मिनट का समय। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन जीके जीएस और सामान्य हिंदी का देखेंगे और 25 क्वेश्चन मैथ का देखेंगे। मैथ का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन हाँ फिर भी प्रैक्टिस करना आप ना छोड़ें। तो लेकर चलते हैं पहला सवाल स्टार्ट करने के पहले इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें। तो पहला सवाल आपके सामने होगा। पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, क्या घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है? तो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा की बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। अब किसी भी वस्तु के कारण उसके अवस्था और स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इसी प्रकार की एनर्जी घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है दूसरा, कि निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा ऐसा डिवाइस में बदल जाती है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। बैटरी की बात किया जाए, जो बैटरी में क्या होता है, केमिकल भरा होता है और वो केमिकल से ही हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, यहाँ पूछा गया है तीसरा सवाल कि नदियों को जोड़ने की योजना से कौन संबंधित है? तो नदियों की जोड़ने से कौन सी योजना संबंधित है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हुआ, अमृत क्रांति योजना। यह योजना नदियों को जोड़ने की योजना है। फोर्थ नंबर सवाल आपके सामने होगा। अब फोर्थ नंबर सवाल में पूछा हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी सिसिली जो इटली में है? तो कौन सा ऐसा ज्वालामुखी है जो इटली में है? तो और यहाँ पे क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माउंट एटना। माउंट एटना जो है ज्वालामुखी है वो इटली में स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हुआ। आगे देखते हैं पांचवा नंबर सवाल। पांचवा नंबर सवाल में पूछा है, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? तो ऐसे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने छठा नंबर सवाल पूछा है कि कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन सा होता है? तो कार्बन का, जैसे कि आपको पता है, कार्बन के अपरूप में एक हीरा, एक ग्रेफाइट आता है, कोक भी होता है, काजल भी होता है, लेकिन सबसे कठोर की बात किया जाए तो हीरा होता है। वहीं पे मुलायम की बात किया जाए, कोमल की बात किया तो ग्रेफाइट होता है। तो हीरा कार्बन का एक अपरूप है जो सबसे कठोर पदार्थ के अंतर्गत आता है। सातवां नंबर सवाल में पूछा है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? मतलब आग को बुझाने वाले वस्त्र जो होते हैं, कपड़े होते हैं जिसमें आग कम पकड़ता है, कैच करता है, वो वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो 7 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एस्बेस्टॉस के बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हुआ। आठवां नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए पूछा हुआ है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो नेचुरल गैस का मेन कंस्टिट्यूएंट की बात किया जाए, मुख्य घटक की बात किया जाए तो आठवां का ऑप्शन ये सही जवाब होता है, मीथेन। तो प्राकृतिक गैस में सबसे ज़्यादा मीथेन की मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर सवाल आपके सामने है और यहाँ पूछा गया है कि हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो हीलियम गैस भरा जाता है यदि गुब्बारे में तो वह वायु में उड़ने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि हीलियम का जो घनत्व होता है वो वायु के घनत्व से कम होता है। तो 9 का सी ऑप्शन सही जवाब हुआ। आगे देखते हैं 10th नंबर सवाल
और 10th नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे हम लोग मार्स गैस कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हुआ CH4। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है CH4, या तो इसका CH4 देके आपका नाम पूछेगा तो CH4 किसका नाम है, तो मीथेन गैस का नाम है। इसे मार्स गैस कहते हैं। जहाँ पे दलदली भूमि होती है, कीचड़ होती है या गोबर गैस होता है, वहाँ पे आपका मीथेन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे एक 11 नंबर पे पूछा है क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है। तो क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ की बात किया जाए तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होता है। एक उत्तम व्यक्ति को हम लोग आर्य कहते हैं। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर सवाल आपके सामने होगा। पूछा है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे देखना है कि कौन एक सही से सुमेलित किया गया है, मिलान किया गया है। तो 12 क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए सही है। लॉर्ड कर्नवालिस साहब जो थे वो अस्थाई बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं। ये इसका सही मिलान है, बाकी सब गलत मिलान है। आगे देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल भी कुछ इसी प्रकार का है और यहाँ पे इस प्रकार के सवाल कभी कभी एग्जाम में बना दिया जाता है। तो इस तरह का सवाल भी इस टेस्ट में लाया गया है। जैसे कि आपको यहाँ दिया हुआ है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए और बताइए कि नीचे गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चयन कीजिए। तो यहाँ पे कुछ घटना दिया हुआ है और यहाँ पे उनका साल दिया है, ईयर दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि पृथक निर्वाचन का प्रारंभ। तो यहाँ पे पृथक निर्वाचन का प्रारंभ कब किया गया था, तो इसका सही जवाब आप देखेंगे 1909 में किया गया था। कब किया गया था, 1909 में किया गया था। फिर यहाँ पे कांग्रेस लीग समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था, तो ये 1916 में हुआ था। और सांप्रदायिक अवार्ड जो दिया गया था ये कब दिया गया था, तो 1932 में दिया गया था। और मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, कब से स्टार्ट किया गया है, तो 1939 से। इस प्रकार से देखा जाए तो बी का मतलब पी का पहला, क्यू का दूसरा, आर का तीसरा, एस का चौथा, बिल्कुल ये सही से सुमेलित किए गए हैं और इसका सीधा सीधा आंसर है। तो ऑप्शन बी इस तरह से सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल। और 14 नंबर सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किए थे। तो 14 का यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो यहाँ पे दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन और चौथा भी देखेंगे। पहले तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के विरुद्ध। तो बाकी तीसरा ऑप्शन देखने के पहले मैं बता देता हूँ, गांधी जी ने अत्याचारी गौरों से चंपारण बिहार के किसानों की रक्षा के लिए 1917 में सबसे पहले सत्याग्रह किए थे। कहाँ से किए थे, बिहार के चंपारण जिला से किए थे 1917 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन हो यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, तो हम बाकी दो ऑप्शन को और देख लेते हैं और इसी अनुसार हम लोग टिक लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा कि मजदूरों के कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 14 का। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 15 का क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। तो भारतीय अशांति का जनक के बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा लोकमान्य तिलक साहब को। लोकमान्य तिलक ने अगरकर से मिलकर 1890 ईस्वी में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल खोला और अगरकर की सहायता से मराठा और केसरी दो समाचार पत्र निकाले, ठीक है। इस वजह से लोकमान्य तिलक को, ठीक है, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल में पूछा गया है आपको कि कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य क्या होता है। जो हम लोग आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं, कृत्रिम वर्षा करवाते हैं, वो किसके द्वारा करवाते हैं। तो इसका सही जवाब 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चाहे आप सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कर लीजिए, सोडियम क्लोराइड का प्रयोग कर लीजिए या सूखी बर्फ का प्रयोग कर लीजिए, ये सभी से आपका कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं 17 नंबर सवाल।
17 नंबर सवाल में आपको पूछा हुआ है एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं इसके लिए बात किया जाए तो 17 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होता है। 18 नंबर की बात किया जाए तो 18 नंबर आप देखें पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस एनर्जी। तो बात किया जाए तो 18 का ऑप्शन ये सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के सेवन से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन ये इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर सवाल में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ऐसा कौन सी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो 9 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ग्लूकोज। इसी वजह से जब हम दौड़ लगाते हैं या जिम करते हैं, ठीक है, शारीरिक व्यायाम करते हैं, तो जब थकावट महसूस होता है तो ग्लूकोज का सेवन करते हैं, जिसके कारण हमें तत्काल ऊर्जा मिल जाती है। आगे देखते हैं 20 में पूछा है रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है। तो जो ब्लड होती है, ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसका सही जवाब होता है आयरन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर सवाल में पूछा है एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही आसान सवाल है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसका सही जवाब 46 हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जब जोड़ी की बात करेगा, पेयर की बात करेगा, तो 23 पेयर इसका सही जवाब होता, लेकिन टोटल पूछा गया है तो कितना हो जाएगा आपका 46। आगे देखते हैं 22 नंबर सवाल में पूछा है दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। तो जो दाद खाज की बीमारी होती है, तो 22 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये फंगस के कारण होती है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं 23 नंबर सवाल में पूछा गया है सैक, जिसे हम लोग लाइकन कहते हैं। ठीक है, लाइकन को हम लोग सैक भी कहते हैं, तो यह क्या है। तो 23 का सही जवाब ऑप्शन डी, यह सहजीवी है। ठीक है, सहजीवी एक प्रकार का यह शैवाल तथा कवक दोनों के बीच सहजीविता को प्रदर्शित करता है, तो इसे ना तो शैवाल में रखा गया है कैटेगरी में, ना कवक के कैटेगरी में रखा गया है, तो यह एक तरह का सहजीवी है, दोनों के बीच की कैटेगरी में इसे रखा गया है। आगे देखते हैं हम लोग 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल आपके सामने है, पूछा है पौधों के जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने के कारण, ठीक है, क्या कारण है। तो पौधों के जड़ों के मार्ग से पानी पत्तियों तक पहुंचता है, इसका क्या कारण है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 24 का ऑप्शन बी, कैसिकत्व। ठीक है, कैसिकत्व के कारण ही जड़ों से पानी पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, इसी तरह से मिट्टी का तेल की जो लैंप होती है, लैंप में भी यही फेनोमेनन होता है कि लैंप में जो केरोसिन का तेल होता है ऊपर की ओर चढ़ता है, वो किसके कारण होता है, तो कैसिकत्व के कारण होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, ये आपका ये 2 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, पेड़ में जड़ों के मार्ग से पानी का पहुंचना तथा मिट्टी के तेल का जो लैंप बत्ती होती है उससे मिट्टी का तेल को ऊपर चढ़ना। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा, पूछा हुआ है कि किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं। ऐसा कौन सा पौधा है जिसे शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं, तो इसका सही जवाब आपके सामने हो जाएगा 25 का डी, तुलसी। जो घरों में तुलसी का पौधा होता है उसे हम लोग भारतीय डॉक्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसका जड़, उसका तना, उसका पत्ती और उसका बीज सभी एक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं 26 नंबर सवाल, बोलता है ईख की अर्धसाली किस्म की फसल अवधि क्या है। तो ईख की एक किस्म है जिसे हम लोग अर्धसाली कहते हैं, तो इस फसल के लिए समय अवधि क्या है। तो 26 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 18 महीने लग जाते हैं इस प्रकार के ईख को उत्पादन करने में। यह मुख्यतः महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा की जाती है, ये भी ध्यान में रखें। और अर्धसाली ये किसका किस्म है, तो ये ईख जिसे हम लोग गन्ना कहते हैं, गन्ना का एक प्रकार है, किस्म है। 27 नंबर सवाल में बात किया जाए तो भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सतही सिंचाई। सतही सिंचाई भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र सतही सिंचाई के अंतर्गत आता है।
भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत वर्षा का जल माना गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 28 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है। तो कौन सा ऐसा सब्जी है जो वृक्ष में फलता है, तो इसलिए इसको वृक्षीय सब्जी कहते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि करी का पत्ता, ऑप्शन डी, करी का पत्ता का एक पेड़ होता है और उसी पेड़ के पत्तों को हम लोग करी का पत्ता दाल सब्जी वगैरह में प्रयोग करते हैं, तो इसलिए ये एक वृक्षीय सब्जी के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं 29 नंबर सवाल, और 29 नंबर सवाल में पूछा है तेज हवा की गति कितनी होती है। तो 29 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 30 मील पर आवर, ठीक है, 30 मील प्रति घंटा, ठीक है, तेज हवा की गति को माना गया है, या ब्यूफोर्ट पैमाने के अनुसार माना गया है। ब्यूफोर्ट पैमाना ध्यान रखेंगे। 30 नंबर सवाल में पूछा है भारत में कुल कितने गांव हैं। तो भारत में कुल गांवों की संख्या पूछा जाए तो जनगणना 2011 के अनुसार में भारत में गांवों की संख्या की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे 6,40,930 गांव। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है 31 में पूछा हुआ है, क्या 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, उनके सचिव कौन थे। तो 31 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आपको पूछा हुआ है बिहार में 1937 में गठित प्रथम सरकार का नेतृत्व किसने किया था। तो 32 का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण जी 20 जुलाई 1937 ईस्वी को, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई थी बिहार में, तो इस वजह से इनका नाम सबसे पहले आता है। आगे देखते हैं 33 नंबर सवाल में पूछा हुआ है, 33 नंबर सवाल आपके सामने है, पूछा हुआ है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया था। तो पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन की बात किया जाए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। कब किया गया था, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। आगे देखते हैं 34 नंबर सवाल, और 34 नंबर सवाल आपके सामने दिया हुआ है कुछ इस प्रकार कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन थे। तो बिहार में जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय, ठीक है, बिहार में क्रांतिकारियों के नेता की बात किया जाए तो 34 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बाबू कुंवर सिंह। ये 1857 की क्रांति के रूप में बिहार का नेतृत्व किए थे। आगे देखते हैं 35 नंबर सवाल, और 35 नंबर सवाल आपके सामने है। यहाँ पूछा हुआ है किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने 35 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, इनके पीछे कहानी है, राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसान के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। नेक्स्ट सवाल आपके सामने 36 नंबर पूछा है कि हिंदी में सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है। तो इसका सही जवाब 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मन्नू भंडारी। ठीक है, तो आपका बंटी नामक उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी वह हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं। 1 इंच मुस्कान भी इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, ध्यान रखेंगे, 1 इंच मुस्कान भी इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। आगे बात करेंगे हम लोग 37 का। इसमें दिया हुआ साहित्य का फिल इन द ब्लैंक्स प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य को पूरा कीजिए। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, साहित्य का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। तो ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। अब हम लोग देखेंगे 15 क्वेश्चन हिंदी के देख रहे हैं। आगे देखते हैं 38 नंबर में पूछा है विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है। ठीक है, अनुचित मतलब गलत है। ठीक है,
तो 38 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, देश पर निकलना। ठीक है, ये जो विग्रह की दृष्टि बिल्कुल गलत है। इसका सही रूप देखा जाए तो देश से निकाला होगा। ठीक है, देश से निकाला, देश पर निकाला नहीं होता, देश से निकाला होता है। नेक्स्ट सवाल 39 नंबर में, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप बताया गया है? तो 39 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, हेतु हेतु भूतकाल उस समय को दर्शाता है जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। आगे देखते हैं 40 नंबर सवाल में पूछा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही जवाब आपके सामने है, 40 का ऑप्शन बी, अभ्यास मूर्खों को भी चतुर बना देता है। एक कहानी था जिसमें वरदराज के बारे में बताया गया था। वरदराज को ज्ञान अर्जित करने में कठिनाई हो रही थी, तो उनको गुरुजी ने क्या किया था, उनको गुरुकुल से निकाल दिया गया था और वो उन्हें रास्ते में खाने के लिए कुछ भुजा हुआ चना वगैरह दे दिए थे। वो जब उन्हें भूख लगी तो रास्ते में एक कुएं के किनारे बैठ गए और वहीं पे खाने लगे। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुएं जो पत्थर से बनी हुई थी, ठीक है, उस पत्थर पे रस्सी का बार बार आने जाने से निशान पड़ जाता है। तो वहाँ पे उनको सीख मिली कि एक रस्सी कोमल रस्सी जब पत्थर पर बार बार घिसती है तो पत्थर को भी काट सकती है। तो क्यों नहीं, हमें बार बार अध्ययन करने से हमें ज्ञान अर्जित क्यों नहीं होगा? तो करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, इस लोकोक्ति का अर्थ है कि अभ्यास जो है मूर्ख को भी चतुर बना देती है। आगे देखते हैं 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल में पूछा गया है, आपके सामने दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके वाक्य को पूरा करें। जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स प्राप्त करने की इच्छा हो वह कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का ऑप्शन डी। ठीक है, जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वह मुमुक्षु कहलाता है। आगे देखते हैं 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल आपके सामने है, दिया हुआ है, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्नलिखित में कौन थे? तो 42 का सही जवाब आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती हिंदी के साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। वे साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक थे। डॉक्टर धर्मवीर भारती को 1972 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं 43 नंबर सवाल। तो 43 नंबर सवाल की बात किया जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है, जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जैनेन्द्र कुमार की कौन सी ऐसी रचना थी जिसे हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 43 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, परख। ठीक है, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, ये सभी जो हैं वो जयवर्धन जैनेन्द्र कुमार की प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें परख के लिए उन्हें अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है आपके सामने कि अति काटु वचन कहती कैकेयी मान लोनजरे पर देई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 44 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखते हैं, तो आप अलंकार वगैरह भी पढ़ के जाएंगे, हिंदी को इजी नहीं लेंगे क्योंकि हिंदी से भी सवाल आते हैं और सिलेक्शन में आपको टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स गेन करना होता है, तो हिंदी को आप हल्के में ना लें। ठीक है, 45 नंबर सवाल में पूछा हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम शब्द चुनिए। संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो 45 का सही जवाब हो जाएगा आपका विग्रह। संधि मतलब होता है जोड़ना, विग्रह मतलब होता है अलग अलग करना, तो इसका विपरीत अपोजिट शब्द पूछा था। आगे देखते हैं 46 नंबर। 46 में पूछा है, दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द कौन सा है? तो उदय का विलोम शब्द की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उदय का होता है अस्त होना, सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं
47 में पूछा है संस्था शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो संस्था शब्द का बहुवचन संस्थाएं होती हैं, तो ऑप्शन बी इसका भी सही जवाब हो जाएगा, संस्थाएं। 48 में पूछा है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो ये चार ऑप्शन में कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचा गया है। तो 48 का सही जवाब आपका बी हो जाएगा, कुटज। कुटज हजारी प्रसाद जी के द्वारा रचित प्रमुख निबंधों में से एक है। आगे देखते हैं 49 सवाल में यक्ष देवों की एक फिल इन द ब्लैंक्स होती है, वाक्य को उचित विकल्प से पूर्ण करें। तो यहाँ पे कौन सा शब्द को भरा जाएगा। तो 49 में सी ऑप्शन सही है, यक्ष देवों की एक जाति होती है, इसका सही ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 50 नंबर में पूछा हुआ है 50 नंबर में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के रूप में होता है। तो यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में कौन सा शब्द है जिनका प्रयोग किया जाता है। तो 50 का ऑप्शन डी होता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति हमारे देश के स्त्री और पुरुष कोई भी हो सकते हैं, उन्हें हम राष्ट्रपति ही कहते हैं। और इसी तरह से प्रधानमंत्री भी उनके पद पे स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकते हैं। तो ये थे आपके मतलब जीके जीएस और हिंदी के 50 क्वेश्चन। आगे देखेंगे हम लोग मैथ के 25 क्वेश्चन। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हैं, इससे आपको पता चलता है कि आपकी स्टेमिना कितना है और आप कितने किसी भी चीज़ों को सीखने के लिए जानने के लिए इच्छुक हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ से हम लोग मैथ की, और मैथ के लिए आपके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस तरह का एक आपके सामने मैथ का 51 से 75 तक देखेंगे सवाल। तो यहाँ पहला सवाल आपके सामने है और पूछा हुआ है यहाँ पे √5 √5 और 5 ये 4 बार है, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसा कि पता है 5 लिखेंगे और 5 यहाँ पे रूट कितने बार है, 4 बार। तो यहाँ पे √2 के पावर हम लोग 4 करेंगे, ठीक है, ये पावर में, और इससे घटा लेंगे। तो इससे घटाएंगे कितना, 2 के पावर 4 16, 16 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 15। तो इस तरह से 5 का पावर जो होगा वो 15/16 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 52 नंबर सवाल। और 52 नंबर सवाल भी कुछ इसी तरह का दिया हुआ है कि √y का मान आपके सामने दिया हुआ है √4 - √6, और √4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं और माइनस √6 हो जाएगा √y का। तो यहाँ से हम लोग y का मान भी निकालेंगे और y² का मान निकालेंगे। तो आप कैलकुलेशन ठीक से कर लेना इसको, ठीक है। एक बार y का मान निकालना, एक बार y² का मान निकालना। इस इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो 52 का आपका आंसर आ जाएगा 8। कितना आएगा 8। आगे देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है, यहाँ पे 53 में दिया हुआ है, बोला है यदि x और y धनात्मक पूर्णांक संख्या और दिया हुआ है 3x अपन में y = 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3x = 4y कर लेंगे, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गया। फिर आपको बोला है 3x + 4y का न्यूनतम मान क्या होगा। तो 3x = 4y, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा ये 4y, 3x का मान क्या हो जाएगा, 3x का मान 4y हो जाएगा प्लस में 4y, ठीक है। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा आपका 8y। न्यूनतम मान पूछा है तो x और y धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो न्यूनतम मान के लिए हम y का मान पुट करेंगे 1। इस तरह से क्या आ जाएगा 8 × 1, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन डी, ठीक है 8। आगे देखते हैं हम लोग इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है आपका 54 नंबर सवाल। और 54 नंबर सवाल में आपको पूछा हुआ है कि थोड़ा सा स्कोर सही कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि दिया हुआ है कि 2 वृत्तों के लिए कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जिनकी त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे 54 का एक हम लोग खींच लेंगे, वृत्त खींचेंगे जिनकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम दिखा देंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहीं से एक हम वृत्त खींचेंगे जिनकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दोनों का केंद्र मान लो, यह इसका केंद्र ए है और इसका केंद्र क्या है बी। तो ये दोनों की केंद्र के बीच की दूरी कितना है, तो 5 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से
ये दूरी जो कितनी होगी 1, तभी हो जाएगा। ये जो बड़े वाले वृत्त की 4 और 1 5 हो जाएगी। अब बोला है कि स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है दोनों वृत्तों की। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, तो वृत्त के किसी बिंदु पे टच करते हुए, छूते हुए एक रेखा गुजरती है, उसी को हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। तो इस तरह से एक स्पर्श रेखा ऊपर की तरफ और दूसरी स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार के। तो स्पर्श रेखा की कुल संख्या कितनी होगी, तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 2 होगी। आगे देखते हैं, यहाँ से सवाल पूछा है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी कितना है, √10 सेंटीमीटर है। सीधी समान स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो एक वृत्त कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, और दूसरा वृत्त आपका दिया हुआ है कुछ इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ से इसकी, ये दोनों के केंद्र की बात किया जाए, इसका केंद्र ए है और इसके केंद्र की ए बी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दिया हुआ है, √10 दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ है इनका, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो ये दोनों के बीच में जो कॉमन टेंजेंट, ठीक है, एक समान स्पर्श रेखा जो ए बी की लंबाई होगी, ठीक है, सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है कि दोनों के केंद्र की बीच की दूरी का, ठीक है, स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के, इनके त्रिज्या के अंतर का स्क्वायर। तो इनके त्रिज्या के अंतर का स्क्वायर कितना है, 6 - 5 मतलब 1 का स्क्वायर। तो डी आपका कितना है, 10, √10 है, तो 10 का √10 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे आप रखेंगे तो क्या होगा, ये आपका 10 माइनस में 1 हो जाएगा। इस तरह से √9 आएगा, √9 का मतलब 3 हो जाएगा, और 3 इसका सही जवाब। आप ध्यान रखेंगे, केंद्र के बीच की दूरी माइनस इनके त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। आगे देखते हैं हम लोग, दिया हुआ यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 56 नंबर सवाल, एक्स वाई से 60% अधिक है। एक्स वाई से 60% अधिक है, वाई कहीं 100 है, तो ये एक्स क्या है आपका 160। तो यहाँ से 0 0 काट लें, और ये क्या होगा 5, और ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो पूछा है वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, तो 5/8 करेंगे, और गुने में क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 62.5% आ जाएगा। कितना आएगा, 62.5%। आगे देखते हैं, दिया हुआ यहाँ पे कि राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा शेष भाग बचाता है। उसके व्यय तथा बचत का अनुपात 6:1 है। यदि राहुल की आय 42,000 है तो उसके व्यय कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपको पता है इनकम दिया हुआ है, और ये एक्सपेंडिचर, ठीक है, और प्लस में आपका क्या होता है, सेविंग। प्लस में क्या होता है, सेविंग। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो जो आपका खर्च का कितना है, 6:1। इस तरह से इनकम देखा जाए तो कितना होगा, 7, और 7 नहीं, ये इनकम दिया हुआ है 42,000। कितना दिया हुआ है, 7 यूनिट बराबर 42,000, तो 1 यूनिट बराबर 6,000। तो हमें खर्च पूछा है, तो खर्च भी क्या होगा 6 यूनिट, और 6 यूनिट का मान हम लोग 6,000 से गुना करेंगे तो 36,000 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही जवाब हुआ। आगे देखते हैं 58 नंबर सवाल। 58 नंबर सवाल आपके सामने है। यहाँ पे अमन, कमल और रतन एक व्यापार शुरू करते हैं। उनके निवेश का अनुपात 12, 4 और 3 है। यदि अंत में उनके लाभ का अनुपात 3:16:9 हो तो उनकी निवेश की समय अवधि क्या अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, बात करते हैं हम अमन का, फिर बात करते हैं कमल का, फिर बात करते हैं हम लोग रतन का। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इनका निवेश की बात किया जाए तो ये है आपका 12x, ठीक है, फिर अनुपात में दिया है 4x, और ये दिया हुआ आपका 3x, ठीक है। और इनका लाभ जो दिया हुआ है 3, 16 और 9। तो हम अमन और कमल की बात करेंगे तो 12x, ठीक है, बटे में 4x करेंगे, ठीक है। x क्या है, उनका समय है। x यहाँ पे अलग अलग लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। a का समय है कहीं x, तो इनका निवेश क्या होगा 12 गुने x, ठीक है। इसको फिर से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका अमन है, ये आपका कमल है, और ये आपका रतन है। तो यहाँ पे इनका दिया हुआ कितना 12:4:3 दिया हुआ है। तो समय की बात किया जाए तो ये x समय के लिए काम करते हैं, ये निवेश करते हैं, ये y समय के लिए, z समय के लिए, ठीक है। तो इनका जो टोटल निवेश होगा 12 गुने x हो जाएगा, इनका क्या होगा 4 गुने y हो जाएगा, और इनका 3 गुने z हो जाएगा।
और लाभ दिया हुआ 3:16:9 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अमन और कमल का अलग से निकालेंगे, कमल और रतन का अलग से निकालेंगे। तो यहाँ से आप पाएंगे इसका सही जवाब हो जाएगा 1:16:12। अब निकाल के देखें, नहीं समझ में आएगा कमेंट करेंगे, कमेंट करके मैं सॉल्व करके पूरा इसको बता दूंगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, लंबा हो जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 5 विषयों में से प्रथम 3 विषयों में सुमन का औसत अंक है 81। तो प्रथम 3 का विषयों का 81 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 243। ठीक है। अच्छा, अंतिम 3 विषयों का कितना है 74। तो ये 3 को 74 से गुना कर कितना आ गया, 4 तिया 12, 7 तिया 21 और 1 22। ठीक है, 4 तिया 12, 7 तिया 21 और 1 22। ये टोटल को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 2 5, ठीक है, 4 2 6 और ये 2 2 4, 465। अच्छा, तीसरे विषय की बात किया जाए वो कितना है 65। ठीक है, तो 65 को तीसरा विषय क्या है 65, तो 65 को हम लोग घटा लेंगे तो टोटल बचा कितना है, टोटल 400। और ये 400 है टोटल कितने 5 विषय में। तो औसत की बात करेगा तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 80 अंक औसत हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है आपको क्या है, एक्स वाई एक काम को एक्स है और ये दोनों एक्स तथा वाई एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई इस काम को 5 दिन में करेंगे। फिर आपको दिया है क्या, वाई तथा जेड उसी काम को 6 दिन में, वाई और जेड उस काम को कितने दिन में 6 दिन में करेंगे। ठीक है, और जेड तथा एक्स उस काम को 15/2 दिन में, जेड प्लस एक्स ये करेंगे 15/2 दिन में। तो सबसे पहले हम लोग एफिशिएंसी निकालने के पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कार्य निकाल लेंगे। तो एफिशिएंसी से हम लोग पहले कार्य निकालेंगे और एफिशिएंसी निकालेंगे। टोटल वर्क कितना होगा, तो 5 6 और 15/2 तो 7.5। सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 30। कितना आ जाएगा 30। तो कुल काम कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो 30 से एफिशिएंसी एक्स प्लस वाई का 6, वाई प्लस जेड का एफिशिएंसी 5 आ जाएगा क्षमता, और जेड प्लस एक्स की क्षमता आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो इस तरह से जब हम एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स तीनों को सबको जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 6 5 11 और 4 15/2। सॉरी, इनके द्वारा काम करना है तो क्या करेंगे, आप 30 को 15/2 से भाग दे देंगे तो समय आ जाएगा आपका 4 दिन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा 2 पंक्ति में चला गया है तो इसको छोटा करके हम देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। चलो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है कुछ इस प्रकार है, दिया हुआ है 2 स्टेशन है एल और एम। ठीक है, एल और एम 2 स्टेशन हैं। अब समझे इस बात को। पूछा है एक रेलगाड़ी एल से तथा दूसरी वाई से प्रस्थान करती है उसी समय पे। ठीक है, 9 घंटे के पश्चात दोनों एक दूसरे से मिल जाती है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी कितना है 180 किलोमीटर। ठीक है, और 9 घंटे के बीच में 9 घंटे में पहुंच जाती है। तो जो चाल होगी दोनों का जो सापेक्ष गति होगी, स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला है कि रेलगाड़ियाँ मिलती है 9 घंटे में यदि पहली रेलगाड़ी की गति दूसरी रेलगाड़ी से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो धीमी चलने वाली रेलगाड़ी की गति क्या होगी। अच्छा, दोनों की जो सापेक्ष गति कितना है 20 और एक की चाल दूसरे से 10 किलोमीटर कम है, अर्थात एक की चाल कितना होगा, एक की चाल 15 होगा, दूसरे की चाल कितना होगा 5 किलोमीटर होगा। तो धीमी चलने वाली गाड़ी की चाल क्या होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं 62 नंबर सवाल। 62 नंबर सवाल में पूछा है एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से कुछ दिया हुआ है। तो एक ये आपका आयत है, इसकी विकर्ण कितना है 26 और यहाँ पे आपका इसका एक भुजा दिया हुआ 10। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री। यहाँ से हम निकाल लेंगे, पैथागोरस लगाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा आपका 24। तो दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी आपका 24 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, यहाँ से 63 नंबर सवाल, यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 144 है तो इसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है इसे ध्यान में रखेंगे, इसका क्या होता है पाई r प्लस में 2r।
पाई आर प्लस में 2r, मतलब पाई गुने त्रिज्या प्लस में 2 गुने त्रिज्या, और ये दिया हुआ आपका कितना 144। पाई का मान पुट करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे आर का मान निकल के आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया 64 नंबर सवाल में कुछ त्रिकोणमिति के सवाल दिए हैं। 1/2 माइनस में सेक 30 डिग्री, तो 1/2 और सेक 30 डिग्री का मान बात किया जाए तो 2/√3 होगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा √3 माइनस में 4, ठीक है, और यहाँ पे 2 अपॉन में 2√3। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं 65 नंबर सवाल। 65 नंबर सवाल में पूछा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें से बी कोण समकोण है। सेक ए, ठीक है, यहाँ पे नाम देते हैं ABC। सेक ए बराबर 25/27 होता है और सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे में आधार, ठीक है, कर्ण बटे में आधार हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो यहाँ से ए से देखा जाए तो ये तो आपका हाइपोटेनस होगा जिसका मान कितना है 25, और ए से देखा जाए तो बेस आपका ए बी बेस हो जाएगा जो दिया हुआ है 7, ठीक है, और BC पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बी बराबर 7 नहीं 14 है, तो 7 यूनिट का मान कितना है 14, मतलब 2 गुना है। तो BC जो हो जाएगा यहाँ से आप क्या लगाएंगे 7 और 25, पैथागोरस लगा के पहले निकालेंगे तो ये आपका 20 आ जाएगा 24, ठीक है। पैथागोरस निकालने पे कितना आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और 24 का मान कितना होगा, जब 7 का मान 14 है तो 24 का मान कितना हो जाएगा, तो 24 का मान हो जाएगा आपका 48, और 48 सेंटीमीटर इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं, यहाँ पूछा हुआ है 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया हुआ है 2702, तो मध्य संख्या क्या होगी, मतलब बीच की संख्या क्या होगी। तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्या की बात किया जाए तो एक संख्या हम ले लेते हैं x माइनस में 1 और इसका वर्ग कर लेते हैं, प्लस में दूसरी संख्या हम लेते हैं x इससे बड़ी, और तीसरी संख्या लेते हैं x प्लस 1, ठीक है। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे और ये दिया हुआ कितना 2702, ठीक है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो इस तरह से आप जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपके पास ये कितना आ जाएगा आपका x और x 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस में 2 आएगा, बाकी सब कट जाएंगे और ये आएगा 2702 के बराबर, ठीक है, 2702। यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 2700, ठीक है। तो x का मान जो आएगा 3 से काटेंगे तो कितना आएगा ये 900, और x का मान कितना आ जाएगा 30, तो x का मान 30 आएगा, ठीक है। तो x क्या है आपका बीच की संख्या है, तो यही इसका सही जवाब होगा। कौन संख्या में क्या क्या आएगा 29, 30 और 31, ये तीनों को वर्ग करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2702। ऐसी भी आप अंदाज भी लगा सकते हैं, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं 67 में अनुज 7 चक्रों की दौड़ में एक सही 2/3 चक्कर दौड़ता है, तो दौड़ने के लिए बचे चक्रों का मान क्या होगा। 7 चक्कर में से आप घटा लें 3 एकम 3 और 2 5/3, कितना आएगा 5/3, तो 7 या 21 माइनस में 5/3, ये कितना आ जाएगा 16/3 चक्कर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हुआ। आगे देखते हैं, यहाँ से दिया हुआ है 68 में u प्लस भी बराबर 10 और u इंटू भी बराबर 16, तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बटे में यू भी का मान ज्ञात करें। तो दो संख्या है यू प्लस भी 10 दिया है, तो यहाँ पे यू और भी का मतलब यहाँ पे पुट कर लें 8 और 2, 8 और 2 कितना हुआ है 10, और 8 गुने 2 कितना हुआ यहाँ पे 16। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बटे में 8 गुने 16, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और बटे में क्या होगा आपका 16। तो इस तरह से अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 60/16 अर्थात 15/4, कितना आएगा 15/4। आगे देखते हैं 69 नंबर सवाल आपके सामने है। दिया हुआ है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 4z प्लस 29 बराबर 0 हो तो जेड एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 8x है, तो अर्थात ये क्या होगा x माइनस 4x का होल स्क्वायर बनेगा। एक तो ये बनेगा
प्लस की बात किया y के साथ में, देखिए y और 6y है, तो ये हो जाएगा y प्लस में आपका 3 का, y प्लस में y प्लस 3 का स्क्वायर, और प्लस में आप देखेंगे z की बात करेगा, और z के साथ में क्या 4z है, तो z माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इसको यही तोड़ेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। इस तरह से x का मान जो आएगा अपने पास वो 4 आएगा, y का मान जो आएगा माइनस का 3 आएगा, y का मान क्या आएगा माइनस का 3, और z का मान जो होगा वो 2 को होगा। अब यहाँ से रख सकते हैं, z का मान रखेंगे 2, और x माइनस वाई है तो 4 में से 3 चला गया तो कितना हो जाएगा आपका 1, और ये इसका आंसर कितना आएगा 2, और 2 इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं 70 नंबर सवाल। 70 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है, अभी जो हमने सवाल देखा था उसी से मिलता जुलता सवाल है यहाँ से, कि नीचे दी गई आकृति पर विचार करें और mn की लंबाई के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ से इसका सही विकल्प देखेंगे तो ये क्या आएगा, d का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, यहाँ से देखेंगे तो थ्योरम लगाएंगे। तो आगे देखते हैं, फिर 71 में भी इसी तरह का कुछ सवाल दिया हुआ है कि नीचे गई दी आगे आकृति विचार करें और PA और PB के लिए सही विकल्प करें। तो यहाँ से देखिए PA और PB, तो ये क्या हो जाएगा R1 रेशियो R2, और ये बाहरी, क्योंकि ये जो आपका ठीक है ना, ये आपका जीवा है वो कहाँ पे कट कर रहा है, तो विभाजित हो रहा है, बाय विभाजित हो रहा है, इसलिए बाहरी की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए ये है, ठीक है, ये आपकी बात हो रही है A और B, और विभाजित कहाँ पे हो रही है, बाय विभाजन हो रहा है, तो इस तरह से हम बात करेंगे इसको, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं 72 नंबर सवाल, यदि वर्ग की भुजा को 6% से बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस तरह इसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, 6 बढ़ा फिर 6 बढ़ा, और 6 गुने 6 बटे में आप कर लेंगे 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 12.36%, कितना होगा 12.36%, इसकी एरिया बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं, दिया हुआ है क्या, P तथा Q, ठीक है, P Q और R की बात करते हैं। P तथा Q के आय का रेशियो कितना है, 5:3। Q तथा Q और R की आय का रेशियो कितना है, 5:2। तो आप जैसे कि पता है PQR रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इस तरह से PQR रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25, ये आ जाएगा आपका 15, और ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, ये आपका PQR का रेशियो आ जाएगा। बोला है क्या R की आय से P की आय का 1/4 R की आय से 500 अधिक है, तो P की आय कितना है 25x। ठीक है, P की आय कितना है 25x है, तो 25x का 1/4 जो होगा वो क्या होगा आपका, R की आय से 500 अधिक, R कितना है 6x प्लस में ये आ जाएगा आपका 500। ठीक है, तो 25x बटे में 4 में माइनस करेंगे 6x, तो ये कितना आ जाएगा x बटे में 4 इक्वल टू 500 आ जाएगा, अर्थात x का मान जो आएगा वो 2000 आएगा। कितना आएगा 2000, x का मान 2000 आएगा। तो पूछा है क्या है q की आय, तो q की जो आय है 15x है, तो 15 दूना 30,000 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, यहाँ पूछा हुआ है कि एक मिश्रण में स्याही तथा जल 8:5 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में 24 लीटर पानी जल मिलाया दिया जाता है तो नया अनुपात 8:11 हो जाता है। तो नए मिश्रण में जल की कुल मात्रा क्या है। तो देखिए जल मिलाया, पहले जल आपका 5 था, अब जल हो गया 11, जल मिलाया गया 6 यूनिट। ठीक है, और आपका स्याही जो है पहले भी 8 था, बाद में भी 8 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 नहीं, यहाँ पे देखा गया है कि 24 यूनिट मिलाया गया है। कितना मिलाया गया 24, तो 1 यूनिट का मान कितना आया 4। तो बाद में जो जल है वो कितना है 11 यूनिट, और 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका 44 लीटर, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, बोला गया है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का औसत, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या के औसत से 37 अधिक है, तो पहली संख्या तथा तीसरी संख्या के माध्य का अंतर ज्ञात करें। 3 संख्याओं में पहली संख्या x है, ठीक है, तथा दूसरी संख्या का औसत x प्लस y बटे में 2, ये औसत हो गया, जो है दूसरी तथा तीसरी संख्या के औसत से 37 अधिक है। मतलब बात किया जाए तो दूसरी क्या है y माइनस में z, ठीक है, y प्लस में z बटे 2, और ये क्या कितना हो जाएगा आपका 37। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 2, ठीक है, और ऊपर में x
प्लस वाई माइनस जेड बराबर आपका आ जाएगा 37। ठीक है, तो यहाँ से y और y कट गया और ये आपका क्या आ जाएगा x माइनस जेड बराबर 37 दूना 74 और 74 इस सवाल का जवाब है। पूछा है x क्या थी पहली संख्या, z क्या थी आपकी तीसरी संख्या। इस तरह से आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जिसमें से 25 क्वेश्चन मैथ के थे और आपके 15 क्वेश्चन जीके जीएस और हिंदी के थे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे के पास शेयर करें और बताएं कि इस चैनल पे प्रीवियस एग्जाम यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस ईयर का पेपर के साथ साथ में बाकी एग्जाम का टेस्ट सीरीज भी करवाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।